हेलो एस्पिरेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में इंटर कर गए हैं जिससे आप लोग को बहुत डर लगता है, जिस चैप्टर का नाम है साउंड एंड वेव। आप लोग सब अच्छे से जान रहे होंगे कि साउंड से कितना ज्यादा सवाल आता है और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप रट कर मार्क्स कैरी नहीं कर सकते हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है। एक बार इस बात को साबित करने के लिए आप लोग इस सवाल को एक बार देखिए। ये तो भाई फैक्चुअल सवाल है कि साउंड इन एयर कौन सा टाइप का है, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ये सब क्या है सवाल? ये सब सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है जो आपके बीपीएससी में पूछा गया है। अब आइए देखिए इस सवाल को, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जिसमें क्या पूछ दिया? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मिक्स करके पूछा। अगर आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और सवाल को देखिए। आप लोग को इस तरह से सवाल को देखना होगा। ये सवाल को देखिए, बिफोर प्लेइंग ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल कंसर्ट इन अ सितारिस्ट टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग suitably by doing so he and she adjusting the amplitude intensity frequency। क्या? तो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू डू नॉट गेट अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल, आपको इस सवाल को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगा। इसलिए हम लोग आज लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं, जिससे पहले साउंड को पढ़ने से पहले हम लोग वेव्स के बारे में देखेंगे। भाई साहब, वेव्स क्या है? हम लोग और आप लोग सब तो नहीं, गांव में क्या किया होगा कि पत्थर और पौंड में कंकड़ डाला होगा और पत्थर डाला होगा। तो जब पत्थर उस पौंड में, उस पोखरा में डाला, तो वहां से क्या निकलता है? एक वेव्स निकलता है, इस तरह का फैलता हुआ निकलेगा। वो क्या है? वही वेव्स है, वही वाइब्रेशन है। तो वेव्स इज नथिंग बट इट इज अ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो क्या है भाई साहब वेव्स? तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। आपने जो गांव में जो तालाब में पत्थर डाला, तो पत्थर डालने के बाद जो तरंगे बाहर निकला, वो क्या है? डिस्टर्बेंस है। इट इज अ डिस्टर्बेंस। और क्या है? वाइब्रेशंस। इट इज अ डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन दैट ट्रांसफर द एनर्जी। बात को ध्यान को समझना, दैट ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। क्या कहना चाह रहा है? नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं। ये कहना चाह रहा है भाई कि अगर आप जब पत्थर डालते हो इसमें पॉन्ड में या तालाब में या स्टिल वाटर में, तो क्या होता है? एक रिंपल्स निकलता है। रिपल्स जो निकलता है उस वो क्या है? वाइब्रेशंस है। उसमें पार्टिकल्स का ट्रांसफर होता है, ना कि पानी खुद ऐसे वेव बनाता है। नहीं, पानी वेव नहीं बनाता, उसके एनर्जी, पार्टिकल का एनर्जी ट्रांसफर होता है। जैसे पत्थर गिरा, तो पत्थर जैसे देखिए, पत्थर यहां पर गिरा, तो पत्थर गिरा तो गिरने के बाद क्या हुआ? उसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुए चारों डायरेक्शन में। ये क्या होते हैं? चारों डायरेक्शन में। तो यानी यहां का पानी नहीं गया, वहां का एनर्जी उसको वहां से ट्रांसफर कराया, और वेव देखिए इस तरह से ट्रेवल करता है हम लोग को। तो ये कंसेप्ट तो आप लोग को क्लियर हो गया हो कि वेव जो है क्या है? डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशन है, जिसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। पार्टिकल्स का एनर्जी मूव करता है, मैटर मूव नहीं करता। पार्टिकल आप बोल सकते हो, पार्टिकल मूव करता है, लेकिन मैटर, अगर दूध में अगर आप डाले हैं कंकड़, तो दूध नहीं मूव करेगा। दूध के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी के फॉर्म में मूव करेंगे, दूध अपने जगह पे ही रहेगा। ये बात आप कहना चाह रहे थे। अब आइए टाइप्स ऑफ वेव को देखिए। यहां से सवाल बनता है मैकेनिकल वेव, और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम। ये बिना मीडियम, बिना माध्यम के चलेगा ये वेव। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसी का करने जा रहे हैं। लाइट और रेडियो वेव्स, ये सब इसके क्या हो जाते हैं? बेस्ट एग्जांपल हो जाते हैं। लाइट को कोई मीडियम की जरूरत थोड़ी है। लाइट तो वैक्यूम में भी चलेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। लेकिन मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए? नीड्स मीडियम। नीड्स मीडियम यानी माध्यम चाहिए इस वेव को। जैसे हम लोग देखा कि अगर उस तरंगे को पानी, पानी एक माध्यम का काम किया, तभी जाकर के पानी में वो काम किया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है? साउंड वेव। साउंड वेव्स हम लोग इसी को आज चर्चा में लाने जा रहे हैं। हम लोग उसको छोड़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इसमें सिर्फ हम लोग को लाइट पढ़ना है। एक अलग सेक्शन में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे सर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको हम लोग देखेंगे। ये किसका होता है? मैकेनिकल वेव का। तो मैकेनिकल वेव को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया। वो कौन कौन से हैं? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, जो पत्थर का एग्जांपल हम दिए थे, वो किसका एग्जांपल हो गया? इट इज अ मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टोन, देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन को पूछ दिया, बीपीएससी इस तरह से क्वेश्चन को पूछा है। ये कहां गया ये सवाल? देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया ना, बिफोर प्लेइंग एन ऑर्केस्ट्रा, इस तरह का स्टेटमेंट वाइज पूछ दे, पगला जाए। ऐसे थोड़ा गंजड़ी टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए, एक लड़का था, द बॉय सिटिंग ऑन अ पॉन्ड, एक तालाब में लड़का बैठा था
उसके हाथ में एक पत्थर था, उसने पत्थर को डाल दिया इसमें पॉन्ड में, तालाब में डाल दिया, तो किस तरह का ये वेव वहां से जनरेट होंगे? मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, या ऑप्शन में क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव। तो हम लोग बात को समझते हैं कि सर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में अंतर क्या है, इस अंतर को समझिए। ये क्या बोलता है सर? पार्टिकल्स मूव, हमने आपको बताया मैटर मूव नहीं करेगा, पानी मूव नहीं करेगा, पानी के अंदर जो पार्टिकल है वो एनर्जी उठाएगा और एनर्जी उठा के दौड़ना शुरू करेगा चारों डायरेक्शन में। तो उसी तरह पार्टिकल मूव क्या बोलता है? परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। अच्छा, अगर हमने पत्थर गिराया इस तरह से, तो पत्थर गिराया तो वेव किधर भाग रहा है? इधर 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 उधर। तो पार्टिकल भी किधर जाएगा? उधर ही जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना करके, इस तरह से 90 डिग्री बना करके ऐसे ऐसे जाएगा। यानी हम लोग एक बात यहां से क्लियर कर सकते हैं कि सर पार्टिकल का मूवमेंट परपेंडिकुलर होता है तो लॉन्गिट्यूडनल भी होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा सोच सकते हैं। तो इसमें कैसा मूव होगा सर? इसमें परपेंडिकुलर होगा। किस तरह से? देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है। ये क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। और ये क्या है हमारा? ये वेव का मूवमेंट है। ये देखिए वेव का मूवमेंट है। इस तरह से क्या हो रहा है? वेव का। तो यानी पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। तो ये हमारा, अगर इसको इसको पार्टिकल बोलिए, वेव इसको बोल दीजिए, ये क्या है हमारा? वेव का डायरेक्शन है। ये वेव का डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन। और देखिए पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ये देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। देखो भाई ध्यान से, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी वेव जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में उसके पार्टिकल 90 डिग्री का एंगल बना के जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। यानी यहीं पर क्लियर होना चाहिए, ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि जिधर वेव जाएगा उधर ही पार्टिकल्स किसे जाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बना करके जाएंगे। और हैविंग अ क्रेस्ट एंड ट्रफ, इसको समझिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको साफ सुथरा करते हैं थोड़ा, यहां पे समझिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ऊपर जो ऐसे उठान मारेगा उसको क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रफ। उसी तरह ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। तो हम लोग यहां से एक और सवाल निकाल सकते हैं कि इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। क्लियर? यहां से एक सवाल और बनेगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया? लाइट वेव, वाटर वेव। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? देखिए इस तरह से, इधर वेव का डायरेक्शन ये है तो पार्टिकल भी इस तरह से मूव करेगा। ये हमारा पार्टिकल का डायरेक्शन हो गया। क्लियर? यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया। यहां से जो जो सवाल बनेगा हम बोले उस चीज को लिखेंगे आप लोग। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, हम लोग को इस पे फोकस करना है। पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। क्या कहना चाह रहा है सर? देखिए, अगर कोई, हम थोड़ा सा वही समझो, अगर कोई वेव इधर की ओर जा रहा है तो पार्टिकल भी उसको पीछा करेगा, तब ना एनर्जी को लेके जाएगा। तो इसको कैसे लेकर के जाता है? इस तरह से, उसके पैरेलल में, इस तरह से, इस तरह से लेके जाता है। अभी दिमाग मत लगाओ कॉम्प्रेशन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, कुछ नहीं, पहले समझो। यही होगा, कहने का मतलब यही है। ये देखिए ऐसा ही पार्टिकल पैरेलल यही ना होता है। पैरेलल का एग्जांपल क्या है? टू रेलवे लाइन। रेलवे लाइन पटरी क्या होता है? पैरेलल होता है। इस तरह से ट्रेन इस पे चलता है, दोनों देखिए। तो इसी तरह से अगर ये हमारा क्या है? वेव है, तो पार्टिकल्स कैसे जाएंगे? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, इस तरह से। तो किसके फॉर्म में जाता है? वहां जा रहा था, याद करिए, पीछे कैसे जा रहा था भाई? पीछे जाई थलो वैसे, देख ऐसे जा रहा था, इस तरह से जा रहा था, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब यहां क्या जाएगा? पैरेलल। तो यहां भी कुछ जाएगा, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में जा रहा था, तो यहां क्या जाएगा? कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब सर ये कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन क्या है? ध्यान से देखो, जहां जहां कॉम्प्रेशन है वहां पर क्या है? डेंसिटी हाई है, क्या? डेंसिटी हाइयर। और जहां जहां रेयर फ्रैक्शन है डेंसिटी क्या है? लोअर। इस बात को समझिए, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के, ये हो गया कॉम्प्रेशन और ये हो गया रेयर फ्रैक्शन। यहां से मान लीजिए कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। इस तरह से पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ वेव की तरह ये जाएगा, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। और ट्रांसवर्स वे में क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इस फॉर्म में जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन एंड रेयर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहां से सवाल बनेगा कि डेंसिटी क्या होता है उसका? हाइयर होता है कॉम्प्रेशन में, और रेयर फ्रैक्शन में देखिए दूर दूर है रेयर फ्रैक्शन, इसका डेंसिटी लोअर होगा। चलिए, हैविंग कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। यहां से सवाल बनेगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स का डायरेक्शन का मूवमेंट होता है तो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के। एग्जांपल क्या हो गया भाई? साउंड वेव इन एयर। यहां से देखिए बीपीएससी सवाल पूछ चुका है, हम बोले थे सवाल हर बार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा? साउंड वेव इज कैसा? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, अभी पढ़े हम लोग।
लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही हट चुका है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखिए एग्जाम फैक्ट, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग का बत्ती जला लो क्योंकि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पढ़ते हैं वेव लेंथ। सर वेव लेंथ क्या होता है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये कॉम्प्रेशन था, ये रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन। वेव लेंथ, लेंथ का बात कर रहा है ना, तो यानी कुछ डिस्टेंस होगा, है कि नहीं? यहीं पर समझो, रटना नहीं है, अगर रट लेंगे तो यहां सवाल नहीं बनेगा क्योंकि यहां से एग्जामिनर कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाता है। वेवलेंथ क्या है भाई साहब? वेवलेंथ इज अ वेवलेंथ इज अ मेजरमेंट, लेंथ का बात हो रहा है तो कुछ मेजरमेंट होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, कोई दूरी होगा। तो किसके बीच का दूरी, किसके बीच का डिस्टेंस? तो दो क्रस्ट और या तो दो ट्रफ के बीच का दूरी, यानी बिटवीन टू कॉन्जुकेटिव क्रस्ट और कॉम्प्रेशंस। अगर लॉन्गिट्यूडनल में बात करें तो कॉम्प्रेशंस, और ट्रांसवर्स में बात करें तो क्रस्ट एंड ट्रफ। यही देखिए, ये क्रस्ट था हमारा और ये हमारा क्रस्ट था, तो इन दोनों दो कॉन्जुकेटिव, एक नहीं, इसके और इसके बीच का दूरी नहीं, इसके और इसके बीच का दूरी, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या होता है? वेवलेंथ। और नीचे से भी देख सकते हो, दो दो ये दो हमारा ट्रफ के बीच का भी दूरी दो होना चाहिए, यानी एक कंप्लीट हो उसके बाद दूसरा वाला भी कंप्लीट करेगा तब ना दूगो होगा। इसका और इसके बीच का दूरी या इसका और इसके बीच का दूरी, ऐसा कुछ मत समझ लेना तुम लोग कि ये वाला को हम लोग क्या बोल देंगे? वेवलेंथ। देखो पीला लाइन से दिखा रहा है, ये वाला वेवलेंथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई साहब? क्योंकि एगो क्रस्ट है, एगो ट्रफ है, इसके बीच का दूरी थोड़ी होता है, ये तो होता है दो कॉन्जुकेटिव क्रस्ट, दो कॉन्जुकेटिव, एक पहला ये और दूसरा ये, यहां तक जोड़ेंगे तब ना मिलेगा, यहां से यहां तक जाएंगे तब हम लोग को दो कॉन्जुकेटिव क्रस्ट मिलेगा या फिर दो कॉन्जुकेटिव ट्रफ मिलेगा। या फिर अगर इसको हम लोग कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में समझना चाहते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्रेशन, ये हमारा रेयर फ्रैक्शन, ये हमारा क्या हो गया? एकदम इसे उधर के खरोच दो क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। ये कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन और ये रेयर फ्रैक्शन। देखिए ये क्या हो गया? कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो बोले कि भैया यहां पर वेवलेंथ को डिफाइन कर दो, तो बोलोगे कि हाँ सर ये हो गया वेवलेंथ, दो कॉन्जुकेटिव कॉम्प्रेशंस के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होता है? हमारा वेवलेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? मीटर, क्योंकि ये क्या है? लेंथ। लेकिन हम लोग इससे किसको डिनोट करते हैं? वेवलेंथ को हम लोग वेवलेंथ को डिनोट करते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा इज द डिनोटेशन ऑफ वेवलेंथ। इसका कॉमन यूनिट हम लोग वेवलेंथ का क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी पढ़ते हैं हम लोग। एक एंगस्ट्रॉम को अगर हम बोल दे तो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। यही होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये आप लोग लिख लीजिए, मीटर में भी होता है, अगर इसको कन्वर्ट करके एंगस्ट्रॉम में भी पूछते ऑप्शन आगे पूछा है। देखिए अब आते हैं व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ हर्ट्ज? ये फ्रीक्वेंसी का होता है। हम अभी आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, ये आगे पढ़ाएंगे जब फ्रीक्वेंसी, तब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पीछे इसी फिगर में समझा देते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, सब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो स्लाइड आप लोग को कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स और स्लाइड दोनों मिलेगा। चलिए फ्रीक्वेंसी को देखिए क्या बोलता है। सर पहले स्टेटमेंट को समझते हैं ना, तब फिगर पे आते हैं। बोलता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी एक एक कंप्लीट करने में कितना बार धड़ 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 वेव कूदेगा। देखिए नंबर ऑफ वन ऑसिलेशन, यहां से यहां के बीच में एक कंप्लीट वेव कौन हुआ? यहां से देखिए पीला लाइन से एक कंप्लीट वेव, इसी को ना बोलेंगे एक क्रस्ट और एक ट्रफ का कंप्लीट होना, जहां से क्रस्ट शुरू हुआ और जहां पे ट्रफ कंप्लीट हुआ, उसको बोलेंगे एक रेवोल्यूशन, एक ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन में कितने बार ये क्या हुआ है? ऑसिलेट हुआ है एक सेकेंड में, पर सेकेंड एक सेकेंड में कितने बार ऑसिलेट हुआ है? हो सकता है कि एक सेकेंड में क्या हुआ, इतना बार हो गया हो, तो यहां से यहां तक का हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसका कितना फ्रीक्वेंसी हुआ। तो एक सेकेंड में एक बार हुआ है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज बोलेंगे। एक सेकेंड में 2 बार हुआ है तो यानी एक सेकेंड में कितना कंप्लीट साइकिल हुआ, वो उस बात को समझिए। यहां से शुरू हुआ, यहां आते आते 1 सेकेंड हो गया, एक को साइकिल हुआ। मान लीजिए शुरू हुआ 1 सेकेंड में, यहां हुआ तो यानी 2 साइकिल कंप्लीट हुआ, तो 2 हर्ट्ज बोलेंगे। हम ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको कि 2 हर्ट्ज बोलेंगे। तो इस तरह से 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट ऑसिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसी सवाल को देखिए बीपीएससी पूछा था कि व्हाट इज द मेजर यूनिट ऑफ हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका है? तो फ्रीक्वेंसी का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ, अभी पढ़ाए थे ना
एंगस्ट्रॉम, हम लोग क्या पढ़े थे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये किसका था, वेवलेंथ का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। आइए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये वेव्स से रिलेटेड है और वेवलेंथ से रिलेटेड है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन से ये रिलेटेड है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले हम आपको वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा देते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वेवलेंथ को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे भाई साहब, लैम्डा से, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से। ये दोनों कहता है कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग एक रिलेशन को याद रखेंगे, V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। तो यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू V बाई लैम्डा इज इक्वल टू V बाई एफ। यहां से हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा। तो यहां पर देखो ना, लैम्डा और एफ में कैसा रिलेशन है, लैम्डा और एफ में इनवर्सली रिलेशन है कि नहीं, लैम्डा और एफ में इनवर्सली रिलेशन है, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, है कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम अगर मोटा है तो तुम पतले होगे, अगर हमारा और तुम्हारा रिलेशन इनवर्सली है तो तुम अगर मोटा हो तो हम पतले होंगे, तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब आइए इस सवाल को समझिए, यही कंसेप्ट का बात कर रहे थे हम। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करो भाई। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वॉयलेट, तो हम लोग को जानना होगा ना, विबग्योर याद होना चाहिए ना, ये विबग्योर है, याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। बोल क्या रहा है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वॉयलेट, लेस होना चाहिए क्या वॉयलेट से, नहीं भैया, वॉयलेट से कैसे लेस होगा, रेड सबसे ज्यादा है, नहीं। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉयलेट, सही लग रहा है, वॉयलेट से मोर है, बात सही है, लेकिन मोर का ऑप्शन भी है, देख लेते हैं आगे कुछ और कहानी है क्या। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज मोर देन ग्रीन, वॉयलेट का ग्रीन से ज्यादा है, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज मोर देन ग्रीन, नहीं, ग्रीन का ज्यादा है ना, वॉयलेट कम है, वॉयलेट नीचे है, ग्रीन ऊपर है। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज मोर देन येलो, नहीं भैया, वॉयलेट से तो सब ऊपर है, मोर कैसे, तो बेस्ट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ये वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉयलेट। क्लियर, यहां पर रिलेशन को समझना जरूरी था। क्यों हम बोले, ये टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, इसका देखिए फ्रीक्वेंसी उल्टा है एकदम। देखिए रेड का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है, वेवलेंथ 625 से 740 नैनोमीटर, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए सबसे कम, इससे सब ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी 590, लेकिन देखिए इसके सेकंड में कम, देखिए जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ है उसका फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, है ना, लेकिन सबसे कम वेवलेंथ है इसका। यहाँ देखिए इनवर्स रिलेशन है, यहाँ इनवर्स रिलेशन है कि नहीं, यहीं से आप लोग को समझना था। चलिए नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एम्पलीट्यूड को समझने के लिए फिर से फोटो हुआ पे आना पड़ेगा। देखिए ये एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई साहब, एम्पलीट्यूड मतलब कितना ऊंचा जा सकता है कोई वेव, है ना, नदी में पानी में आप डाले पत्थर, देखते कि बड़ा बड़ा सा बन रहा है वेव, तो वो एम्पलीट्यूड यानी कितना बड़ा क्रेस्ट और कितना बड़ा ट्रफ हो सकता है, ये सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये हमारा क्या हो गया भाई, एम्पलीट्यूड। और टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, बोले थे ना कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वही क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड में जितना बार मूवमेंट करेगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाई टाइम। साउंड ट्रेवल सबसे ज्यादा किस में स्पीड होगा, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद गैस, ये फैक्ट है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हम लोग विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम। इस पर देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द रेंज इज 3900 से लेकर के 7600 के बीच में, ये हो जाएगा हम लोग को करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी दिस, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है क्या, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट अ सितार इज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली, बाय डूइंग सो ही और सी इज एडजस्टिंग द, नहीं बोलते हैं जब स्टेज पे जब प्रोग्राम होता है तो देखो तबला वाला टन 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 बजाता है, हारमोनियम वाला टन 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 बजाता है, काहे करता है इन लोग, सब पहले हम लोग क्या मैच करता है, धुन को मैच करता है, तो किस चीज को मैच करने के लिए वो काम करता है, एम्पलीट्यूड को मैच करने के लिए, नहीं, वो क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, नहीं, इंटेंसिटी को मैच ही नहीं करेगा,
कोई एक ऊपर उसका इंटेंसिटी अलग है, इसका इंटेंसिटी अलग, उसको मैच नहीं करता है। उन लोग मैच क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार को ढोलक से मैच करेगा, हारमोनियम से मैच करेगा, जो होता है आईपैड होता है उसको बजाता है उससे मैच करेगा, और कोई होगा गिटार होगा उससे मैच करता है, यानी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। तभी देखते हो कि स्टेज पे प्रोग्राम शुरू होने से पहले 10 मिनट सब टन 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 बजाते रहता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यहीं से समझिए। पिच, पिच क्या होता है, ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई एंड लो नोट्स। बोलते हैं ना कि एक नोट ऊपर गाओ, एक नोट नीचे, कोई सुर को लगाता है तो शुरू करता है आ शुरू करेगा, कोई शुरू करेगा पूरा जोर से एकदम आ करके शुरू करेगा, इसको क्या करता है, इंटेंसिटी को पता करता है ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई एंड लो नोट्स। तो पिच का ये काम है, रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ये किससे रिलेट करता है, याद रखेंगे, ये यही सवाल पूछता है बार बार कि जो पिच है वो किससे रिलेटेबल है। तो क्वेश्चन लिखो, कॉपी में लिखो, पिच जो किससे रिलेटेबल है, हम जो इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। इसी में सर एक आता है श्रिलनेस। श्रिलनेस क्या होता है, शार्प एंड हाई पिच्ड टोन, जो हाई पिच्ड टोन है, कोई मान लीजिए गा रहा है पूरा हाई पिच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रिलनेस बोलेंगे। उसको हाई पिच टोन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिलनेस। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा पिच उसका हाई होगा। इसको भी आप लोग कॉपी में लिखिए, यहां से सवाल बनेगा। देखिए इसे एक सवाल पूछ दिया था, लेकिन यहां पर आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। सवाल क्या पूछा था भाई साहब, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, अभी पढ़ा है फ्रीक्वेंसी, पढ़ा है ना हम, तो भैया जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी। हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी हाई उसका पिच हाई, और जिसका पिच हाई उसी को तो श्रिलनेस बोलते हैं। तो यानी फ्रीक्वेंसी से डिपेंड हुआ पिच, पिच से डिपेंड हुआ श्रिलनेस, तो श्रिलनेस ऑटोमेटिक डिपेंड होना चाहिए फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में है क्या, कहीं नहीं है। नन ऑफ दीज मार दोगे, मारने दोगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से, एम्पलीट्यूड ये तो कट गया अलग ही। उसके बाद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन है क्या, है। हम लोग पढ़े थे कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, तो अगर ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं था तो वेवलेंथ तो था, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, और यही आंसर भी है। ठीक है, इसलिए आप लोग को बोलते हैं कंसेप्ट को मैच करिए। लाउडनेस, लाउडनेस वही कोई गरगरा के चिल्ला रहा है, कोई धीरे धीरे चिल्ला रहा है। स्ट्रॉन्ग और वीक साउंड परसीव्ड टू अ लिसनर, मान लीजिए कौन कितना तेज बोल रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, सुन कौन कितना तेज रहा है वो मैटर करता है। तो लाउडनेस डिपेंड करता है लिसनर के ऊपर, याद रखिएगा इसको, कोई नोट कर लीजिए। लाउडनेस कहीं रहेगा तो डिपेंड किस पे करेगा, लिसनर पर। और किससे रिलेटेड होता है, ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है। किसी का एम्पलीट्यूड को बढ़ा दो तो उसको लाउडनेस बोलते हैं ना। माइक पे जब कोई, हम लोग शादी ब्याह में गीत गाती है लेडीज लोग, तो क्या करते हैं हम लोग जा करके साउंड को बढ़ाते हैं, तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं ताकि लाउडनेस बढ़े। क्यों करते हैं हम लोग, लिसनर को सुनने के लिए, ना कि उसका गला फाड़ने के लिए। उसका फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, तुमने क्या किया, एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, उससे क्या हो गया, बाजा तेज बजने लगा, ना कि वो औरत तेज गा रही थी। समझ में आया बात। जब हम लोग गाते हैं माइक पे भाषण देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं ताकि लाउडनेस बढ़ जाए, ना कि हम जोर, तुम्हारा साउंड कम कर देंगे, तुम कितना जोर से चिल्लाओ गला फाड़ो, लिसनर को पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। तो एम्पलीट्यूड, लाउडनेस इज रिलेटेड टू द लिसनर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं तो लाउडनेस बढ़ जाता है। और तीसरा क्या है, क्वालिटी एंड टिम्ब्रे। क्वालिटी एंड टिम्ब्रे क्या है सर, एक दिन कुत्ता भौंकेगा, एक दिन बकरी चिल्लाएगी, तुम कैसे डिस्टिंग्विश कर लेते हो कि कुत्ता है बकरी है। एक तरफ तबला बज रहा है, एक दिन ढोलक बज रहा है या नाल बज रहा है, तो कैसे पता चल जाता है, नहीं तबला का साउंड है, ढोलक का साउंड है। तो यहीं से क्वालिटी और टिम्बर हम लोग इसी को बोलते हैं। सितार और गिटार बजेगा तो तुम लोग पहचान लोगे कि सितार है, ये हारमोनियम है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी एंड टिम्बर। इस ये किससे कनेक्ट होता है सर, तो ये रिलेटेड टू वेव फॉर्म होता है या वेवलेंथ, इसको हम लोग वेवलेंथ से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और क्या करता है, इट हेल्प टू डिस्टिंग्विश टू साउंड ऑफ द सेम पिच, पिच दोनों का सेम है, ठीक है, एंड लाउडनेस व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्स। डिफरेंट सोर्स हुआ ना, एक मान लो तबला बजा रहा है 10 डेसिबल के पिच पे, ठीक है, और एक हारमोनियम बजा रहा है 10 डेसिबल के पिच पे, ठीक है। साउंड का यूनिट डेसिबल होता है, कहीं लिखना तो लिख लो। साउंड को हम लोग डेसिबल में चेक करते हैं। 10 डेसिबल पे कोई तबला बजा रहा है, 10 डेसिबल पे कोई हारमोनियम बजा रहा है, तो हारमोनियम नहीं छोड़ो, नाल बजा रहा है, दोनों एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, तुम कैसे डिफरेंस करोगे, तो उसके टिम्बर से, उसके क्वालिटी से डिफरेंस करोगे। तो जब कोई सेम इंस्ट्रूमेंट सेम इंटेंसिटी पे, सेम पिच पे, सेम फ्रीक्वेंसी पे बजता है, तो उसमें अलग अलग कौन है, उसको क्वालिटी को अलग करता है कौन, क्वालिटी एंड टिम्बर। इसका इसका रिलेटेबल फॉर्म क्या है, वेव फॉर्म, उसके वेव, उसके तरंगों से हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, अब आइए स्पीड ऑफ द साउंड। एयर में 25 डिग्री
सेल्सियस एयर हो तो कितना होगा 343 मीटर पर सेकेंड, वाटर में कितना होगा 1500 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको रट लो, पूछ देगा। आयरन लोहा में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि आयरन में सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। आइस 3200, ये अप्रोक्स डेटा है। केरोसिन अगर एग्जैक्ट डेटा बोले तो वाटर में होता है 1498, शायद अप्रोक्स 1498 होता है। मिल्क मिल्क में 1548। तो ये सब डेटा है, आप लोग को ध्यान रखना है, याद रखना है। आते हैं इको। हेलो 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 हेलो, ये इको सुनते हो ना, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ये क्या है बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। यानी हम लोग लाइट का ही रिफ्लेक्शन नहीं देखते हैं, साउंड का भी रिफ्लेक्शन देखते हैं। एक साउंड गया टकरा करके वापस हमरे सुनाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और साउंड को जाना और टकरा के आना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। याद रखेंगे आप लोग। यानी यहां से सवाल बनता है, इको सुनने के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों हम ही हैं। हम ही मान लीजिए गुफा में जाके चिल्ला रहे हैं हेलो, तो हम ही को दोबारा हेलो सुनाने में कितना टाइम का, सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। और दूरी कितना होना चाहिए, लगभग और बराबर 17.2 मीटर का। ये क्लास 9th क्लास 9th या 10th, क्लास 9th का एनसीईआरटी निकाल के देखिए, साउंड चैप्टर, उसमें एक बच्चा का क्वेश्चन दिया हुआ है। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ, एक लड़का है जो चोटी पर खड़ा है और वहां से ताली बजाता है। आफ्टर कुछ सेकंड he received the returning sound of the clapping, find the distance। डिस्टेंस पूछ दिया भैया कि लड़का कितना दूर है धरती से, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सोनार, इसका यूज क्या है हम लोग, इको का सोनार। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल में जो इमेज हम लोग निकालते हैं वो। और बैट्स एंड डॉल्फिन यूज इन नेविगेशन, बैट्स जो रात में चलती हैं चमगादड़ वो, और डॉल्फिन, डॉल्फिन चलने के लिए, मछली को देखिए किस तरह से ये इसके साउंड से यहां पर एक साउंड को भेजेगा, रिटर्न होकर के जो आएगा उससे वो कैलकुलेट करेगा कि मछली कितना दूर है। और सोनार जो है साउंड नेविगेशन रेंजिंग बोलते हैं इसको। ये शिप लोग यूज करता है कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कोई और सबमरीन तो नहीं है, कोई बड़ा सा आइसबर्ग तो नहीं है। यही कारण बना था टाइटेनिक का, टाइटेनिक का यही कारण बना था, नीचे का आइसबर्ग था, उसका सोनार अच्छे से काम नहीं किया था और उसमें उतना डेवलप भी नहीं था। चलिए, ह्यूमन हियरिंग रेंज, ह्यूमन हियरिंग रेंज हम लोग कहां से कितना सुन सकते हैं, हम लोग का क्या होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर दे तो 1 हर्ट्ज में क्या होता है, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो गया 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड कब होगा, जब बिलो 20 हर्ट्ज। हम लोग कहां से सुनते हैं 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से जो पहले वाला होगा, इसके पहले भी तो होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। एलिफेंट, हाथी बेस्ट एग्जांपल है, हाथी इसको सुन पाता है, इसलिए हाथी का कान बहुत बड़ा होता है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्या होगा, अब हम लोग इसके पहले वाला तो इंफ्रासोनिक है, इसके बाद वाला यानी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, तीन हजार है, 20,000 हर्ट्ज, तो क्या हो गया वो अल्ट्रासोनिक। बैट, डॉल्फिन, रैट एंड सोनार इसके ऊपर। ठीक है, बीच में हम लोग हैं, हम लोग के मान लीजिए हम लोग बीच में खड़ा हो गए, हम लोग के दाहिने हाथ में कौन हो गया, इंफ्रासोनिक, बाएं हाथ में कौन हो गया, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, सोनार क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, पूछ दे कभी। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मशीन है ये। ठीक है, सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। ये क्या, कौन से साउंड को यूज करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करता है। फॉर्मूला इसके ऊपर क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बाय 2। यही जो बच्चा वाला सवाल हम पूछे थे ना, फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अगर निकालना है कि बच्चा क्लिफ पे चढ़ कर वो चट्टान पे चढ़ के ताली जो बजाया है, उस ताली को वापस सुनने में उसको क्या टाइम, डिस्टेंस कितना दूरी है वो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बाय में 2, उसको कर देना था। तो स्पीड किसका लेगा, एयर का स्पीड लेना है। डॉपलर इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट। कभी आप हाईवे के रोड पे किनारे खड़े हो, अगर हाईवे पे आप लोग खड़े हो तो आप लोग देखते हो कि स्पीड में एक एम्बुलेंस क्रॉस हुआ तो बजते हुए जाता है टी, इस तरह का आवाज आता है। फिर से सुनना, जैसे ही मान लीजिए कोई गया हॉर्न मारा तो हॉर्न स्पीड में मारा, पी, इस तरह का सुनाई देता है क्रॉस करने के बाद भी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। इसको किन्होंने दिया था, क्रिश्चियन डॉपलर ने 1882 में, यूज्ड इन रडार इन वेदर फॉरकास्टिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड, कि हम लोग डॉपलर इफेक्ट का कौन कौन द फॉलोइंग में यूज करते हैं। ठीक है, यही हम लोग के पास था कहानी। अब चलिए, अब बात को समझिए, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक बात को बता देते हैं आपको। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होते जाता है। एक बात समझिए, यहाँ पर पूछ दे सकता है, कोई ठीक नहीं है।
फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। हम पीछे हर बार बता रहे थे ना कि पीच, साउंडनेस, रिलीज, सिरिलेंस, से सब किससे रिलेटेड होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। जैसे ही गाड़ी क्रॉस कर जाता है ना, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डाउन। मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ये देखिए खड़ा है, तो जैसे ही एम्बुलेंस क्रॉस किया, यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत हाई था, और क्रॉस करके आगे चला गया तो फ्रीक्वेंसी फिर क्या होने लगा, डाउन होने लगा। इसीलिए इसको क्या होगा, इसको उसके फ्रीक्वेंसी डाउन होने की वजह से इसको सुनाई देता है। मान लीजिए स्पीड में गया पी करते हुए, फिर धीरे धीरे सुनाई देगा पी, रिटर्न आवाज जो हम लोग हाईवे पे ऐसा सुनते हैं। यही था आप लोग को। आई होप ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कोई भी कष्ट हो और समस्या हो तो जरूर टेलीग्राम चैनल पर, और ये सब मिलेगा टेलीग्राम पे ही, जो सबका डिटेल सॉल्यूशन भी टेलीग्राम में मिलेगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आज से डालने वाले हैं टेलीग्राम पे। क्वेश्चन रेडी हो चुका है आपको प्रैक्टिस के लिए, और किसी तरह का कोई समस्या हो 9 to 5 आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे इस वेबसाइट पे विजिट करके वहां पर इनरोल कर सकते हैं कोर्सेज को। ना करो वही ठीक है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से वही पढ़ो, काहे पैसा देना है इधर, ठीक है। सो सारा सब्जेक्ट यहीं पे कराएंगे, बाकी वहां पर बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे, अगर किन्हीं का पसंद आ रहा है आपको देखना है, आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं, बातें चीजों को समझ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर हैं ही आपके प्यारे, सारे चीजों को करा रहे हैं। किसी तरह कोई कष्ट हो, मेरे पास एक्सिस है टेलीग्राम का, और फोन नंबर का एक्सिस टीम के पास है, आप लोग फोन करें उनसे, अगर कोई भी समस्या हो, फॉर्म फिलिंग में किसी तरह का दिक्कत हो, आप लोग जरूर बात करें। और किसी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पे टेक्स्ट छोड़ सकते हैं, वहां पे हम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे। किसी तरह का डाउट भी हो जरूर हम कंसिडर करेंगे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह गर्मी का दिन में हाइड्रेटेड रखें, खुद को स्वस्थ रखें, और मन लगा के पढ़ते रहें, और जब तक पढ़ें तब तक आपकी सिलेक्शन ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।